हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय का जो पांचवा चैप्टर है अर्थात द्रव्य विज्ञानी अध्याय का सेकंड लेक्चर हम लोग शूट करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इच्छु वर्ग पढ़ेंगे, साथ ही साथ मधु वर्ग पढ़ेंगे और साथ ही साथ तैल वर्ग की बात करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने जल वर्ग और दुग्ध वर्ग की बात किया था। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने इच्छु वर्ग और अन्य वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग का लेक्चर ये आज जो लेक्चर शूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग काफी दिनों बाद यूज कर रहे हैं, एक तरह से बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग जो राजकीय कार्य है उसमें हम लोग उसको करते हुए काम कर रहे हैं, जो समय मिलता है आपके लिए यूटिलाइज करते हैं। तो देखते हैं इच्छु वर्ग। सामान्य देखते हैं, इच्छु का मतलब होता है गन्ना। इच्छु का मतलब होता है गन्ना। गन्ना जो होता है, जैसे गन्ने का रस हम लोग पीते हैं ना, उसी को बोलते हैं इच्छु। जो गन्ना होता है उसको हम लोग इच्छु बोलते हैं। उसके रस की बात की गई है। तो देखेंगे सबसे पहले गन्ने के रस का गुड़। तो गन्ने का रस किस तरह से हम लोग गर्मियों में भी, गर्मियां आ रही हैं और हम लोग जहां भी भाग दौड़ करने के बाद कहते हैं ना कि प्यास लगी है, साथ ही साथ एनर्जी नहीं है, तो हम लोग एक गन्ने का रस पी लेते हैं, एक गिलास, और उसके बाद हम लोग के शरीर में फुर्ती आ जाती है, प्यास भी बुझ जाती है। तो देखेंगे इसके बारे में, देखेंगे क्या गुण लिखा गया है अष्टांग हृदय में। गन्ने के रस का गुण इच्छो, इच्छो मीन्स गन्ना होता है। सर देखेंगे, सर गुरु स्निग्धो वृंगण कफ मूत्र कृत, ये दिया हुआ है। वृष शीतो अस्त्र पित्तग्न स्वादु पाक रसो रस। तो जो गन्ने का रस होता है, जिस गन्ने के रस को पीते हैं हम लोग गर्मियों के समय में, वो क्या होता है, सर होता है। सर का मतलब विरेचक होता है, रेचक होता है। तो आचार्य चरक ने भी बोला है कि जिनका पेट नहीं साफ होता है वो गन्ने का रस पिएंगे तो उनका पेट अच्छे से साफ होगा, उनका मल त्याग अच्छे से होगा। इसको बोलते हैं सर। और गुरु होता है, हैवी होता है भाई, तभी तो हम लोग पीते हैं, तो कुछ लंबे समय तक एनर्जी मिली रहती है, पेट भरा भरा सा रहता है। उसके बाद स्निग्ध गुण होता है, वृंगड़ होता है। वृंगड़ का मतलब अगर दुबला पतले व्यक्ति अगर पिएगा ना, तो उसके शरीर शरीर की जो धातुएं होती है, रस रक्त मांस में रसी मज्जा, वो शरीर पुष्ट होगा, उसका शरीर हृष्ट पुष्ट होगा। इसलिए दुबले पतले व्यक्ति को अवश्य रूप से ये गन्ने का रस पीना चाहिए। इसलिए वृंगणकारी है, उसको मोटा करेगा। उसके बाद देखेंगे कफ मूत्र कृत, मतलब और साथ ही साथ क्या करेगा, कफ को बढ़ाएगा। कफ मतलब जो गुड़, जो कफ है उसको बढ़ाएगा। मूत्रकृत, मूत्रकृत आप देखते हैं गन्ने के रस के पीने के बाद बहुत ज्यादा टॉयलेट जाना पड़ता है, तो इसको कहते हैं ना डायूरेटिक्स है, अर्थात ज्यादा ज्यादा यूरिन बनाता है ये आपका गन्ने का रस। साथ ही साथ देखेंगे वृष्ट होता है, मैथुन शक्ति को भी बढ़ाता है, शरीर में एनर्जी पोटेंसी देता है। साथ ही साथ शीत होता है, शीतल तो होता ही होता है, गर्मियों में हम लोग देखते हैं बहुत गर्मी रहती है तो गन्ने का रस पी लेते हैं बर्फ डाल के, तो ऑटोमेटिक शरीर हम लोग का ताजगी महसूस होती है, उसको बोलते हैं शीतल गुण होता है। उसको देखेंगे अस्र पित्तघ्नम, अस्र मतलब रक्त और पित्त का नाश करने वाला होता है, रक्त और पित्त का नाश करने वाला होता है। साथ ही साथ स्वादु पाक रसो, अर्थात जो पाक रसो मीन्स जो उसका विपाक है वो स्वादु है। स्वादु मतलब मधुर, पाक रसो मीन्स मधुर विपाक और मधुर रस वाला होता है। तो मधुर अर्थात मीठा तो होता ही है, साथ ही साथ जिसका जो रस होता है गन्ने का रस वो मधुर रस होता है, और उसका जो विपाक होता है शरीर में पाचन के पश्चात जो फाइनल रस प्रोड्यूस होता है, बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं विपाक। ये भी मधुर विपाक और मधुर रस होता है। आइए गन्ने के बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बाई प्रोडक्ट 4 या 5 होते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ दिया है कि खांड है, खांड को हम राव भी बोलते हैं, फाड़ित भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर फाड़ित है, खांड है, राव है, तीनों एक ही पर्याय है, चाहे खांड कहे, चाहे राव कहे, चाहे फाड़ित कहे। और साथ ही देखेंगे गुड़, गुड़ देखेंगे, गुड़ हम लोग जो खाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और पुराना गुड़ नया गुड़ के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं गन्ने के रस के द्वारा ही बनाई हुई चीजें हैं, सब कुछ इसके बारे में देख रहे हैं। खांड या राब के गुड़ के बारे में देख रहे होंगे। तो खांड या राब क्या होता है, इसको हम लोग खांड भी कहते हैं, खांड भी कहते हैं। हम लोग बचपन में हम लोग इसको देखते हैं, अभी भी जो गांव से बिलोंग करते हैं तो गन्ने के रस की पेराई होती है, पेराई होने के बाद जो रस निकलता है उसको जलाया जाता है भट्ठे पे, कढ़े में, जो अपने अपने भाषा में, अपने अपने लैंग्वेज में, जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है, जो भी कहिए, तो भट्ठे पे जलाया जाता है लकड़ियों से, उसी के पत्ते से, और कढ़ाई में जलाया जाता है। उसके बाद वो जलता है तो गाढ़ा हो जाता है, तो उसके हम लोग गुड़ का निर्माण होता है, खांड का निर्माण होता है। तो उस खांड के बारे में पढ़ते हैं। देखेंगे फाड़ितम, इसको खांड को क्या बोलते हैं, फाड़ित बोलते हैं। फाड़ितम गुरु,
तो गुरु होता है, हैवी होता है। अभिसंधि, अभिसंधि का मतलब होता है, अभिसंधि का होता है कि जो स्रोत को अवरोध उत्पन्न करने वाला। जो खांड या राब होता है, खाने के बाद पता है गुड़ अगर खांड या राब आपने खा लिया, हल्का सा आपको नींद की अवस्था आएगी, क्योंकि ये स्रोतो अवरोध उत्पन्न करने वाला होता है। जैसे दही, दही खाने के बाद आपको हल्की से नींद की अवस्था आती है, उसी तरह से अभिसंधि गुण ये खांड और राब और दही के भी होते हैं। और चय कृत मूत्र शोधनम, और देखेंगे मूत्र को शोधन करने वाला होता है। तो मूत्र को शोधन मतलब मूत्र में जो दोष उत्पन्न होते, कोई इन्फेक्शन हो तो उसको भी यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देता है। मूत्र शोधनम बोला गया है आपका खांड राल या फाड़ी। उसके बाद देखेंगे गुड़ के गुड़। तो जो हम लोग देखते हैं ना कि जब कभी भी हम लोग अपने घर पर ही कहीं रिलेटिव में जाते हैं, तो आज भी गाँव में पानी पीने के नाम पर गुड़ भेली जो होता है उसको खिलाया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो उसके ये होता है गुड़, उसके क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, गुड़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है श्लेष्म न अति श्लेष्म करो। देखेंगे धौत, जो धौत गुड़ होता है, अच्छी तरह से साफ किया हुआ जो गुड़, जो गन्ने के रस से बना हुआ जो गुड़ होता है, वो न अति श्लेष्म करो, मतलब न अति श्लेष्म करो मतलब श्लेष्म को बढ़ाने वाला था, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा श्लेष्मा को बढ़ाता है। तो बोलते हैं न अति श्लेष्म करो, श्लेष्म को बढ़ाता है लेकिन न अति अर्थात ज्यादा नहीं। उसको देखेंगे सृष्ट मूत्र सकृत गुड़। सृष्ट मतलब होता है उत्पन्न करता है, लाता है, मूत्र और पुरुष को बाहर निकालता शरीर के। तो कहीं ना कहीं हम जो गन्ने का जो गुड़ था, सर गुड़ था ना, गन्ने का गुड़ जो सर गुड़ था, अर्थात रेशक होता है, शरीर से मल को बाहर निकालता है। उसी तरह से उसी का बाई प्रोडक्ट है, उसी के थ्रू बन रहा है आपका गुड़। उसका भी क्या क्वालिटी है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब उसको शरीर से बाहर निकालता है। मूत्र सकृत, मूत्र और मल को शरीर से बाहर निकालता है, तो वही सर गुड़ इसमें भी आ गया एक तरह से देखा जाए। उसके बाद देखेंगे प्रभूत। अभी ये तो जो पहली लाइन थी धौत गुड़ के लिए था अच्छी तरह से साफ किया हुए जो गुड़ होते हैं उससे बनते हैं, उसकी क्वालिटी थी। जो दूसरी लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, ये अधौत की बात किया गया, अर्थात जो गंदे तरह से गन्ने से बनाया हुआ जो बहुत गंदगी से युक्त जो गुड़ होता है उसके बारे में बात कर रहा है दूसरी लाइन। प्रभूत बहुत ज्यादा उत्पन्न करता है, क्रीमी शरीर मतलब ढेर सारे कृमियां उत्पन्न करता है। क्रीमी मज्जा अश्रिंग, अर्थात अश्रिंग मतलब रक्त है, मेद है, मांस है, कफ, ये बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करता है। ये पहले लाइन धौत गुड़ के लिए था और दूसरी लाइन अधौत गुड़ के लिए था, अच्छी तरह से साफ न किए हुए गुड़ के लिए होता है। सामान्यतः गुड़ 4 प्रकार के होते हैं, धौत गुड़ होता है, दूसरा अधौत गुड़ होता है, तीसरा हो जाता है नव गुड़ अर्थात नया गुड़ होता है, चौथा होता है पुराण गुड़। तो उसके बाद देखेंगे नया गुड़ और पुराने गुड़ के बारे में आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो जो नया गुड़ होता है, देखेंगे पहले पुराण गुड़ के बारे में देखेंगे। तो पुराण क्या होता है, तो पुराण क्या होता है, हृदय होता है, हृदय के लिए प्रिय होता है, हृदय के लिए लाभकारी होता है हृदय। पुराण हृदय पुराण पथ्यश्च, जो पुराण गुड़ होता है वो हृदय होता है पहले नंबर पे, दूसरा पथ्यश्च होता है हृदय में, हृदय के लिए लाभकारी होता है, हृदय के लिए प्रिय होता है। पथ्यश्च मीन्स होता है कि आपके शरीर के लिए लाभदायक रहेगा, अर्थात आरोग्य को उत्पन्न किए रहेगा, बनाए रखेगा, उसको बोलते हैं पथ्यश्च। उसके बाद देखेंगे नव, जो नया गुड़ होता है, नया गुड़ क्या होता है, श्लेष्म अग्नि शादकृत। श्लेष्मा अर्थात कफ, अग्नि अर्थात जो भी जठराग्नि की बात करती है, अग्नि साध, साध मीन्स होता है उसको डाउन करना, अर्थात कफ को नाश करता है, अग्नि का भी डाउन करता है। तो देखते हैं जनरली चाहे नया अन्न हो चाहे नया गुड़ हो, ये सब चीजें क्या होती है, थोड़ी भारी होती है, उसकी वजह से क्या होता है अग्नि मंद होती है। अग्नि साध मतलब अग्नि को मंद करता, साथ ही श्लेष्मा को भी मंद करता है। उसके बाद देखेंगे हम लोगों ने इच्छु वर्ग के बाद हम लोग बात करेंगे मधु वर्ग की बात करेंगे। मधु सिंपली हम लोग देखते हैं शहद को बोलते हैं, और शहद बनता किस तरह से है, तो शहद के लिए पुष्पों से बनता है। जो भंवरे होते हैं, जो भ्रमर होते हैं, वो पुष्पों के मकरंद को ले आकर एक एक करके इकट्ठा करते हैं, उसी से बनाते हैं। उसमें देखेंगे मधु के गुण, मधु के गुण क्या बोला है, चक्षुष्यम, चक्षुष्य मीन्स नेत्रों के लिए हितकारी होता है।
नेत्रों के लिए हितकारी होता है। चक्षु से अर्थात देखते हैं नेत्र रोगों में बहुतायत मात्रा में मधु का प्रयोग किया जाता है। छेदी, छेदी मीन्स होता है छेदन गुण। इसका जब सेवन करते हैं तो इसमें ये क्या करता है, कफ को तोड़ तोड़ कर बाहर निकालता है, इसको बोलते हैं छेदी गुण। आप इसको सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल में बहुत अच्छे से समझेंगे। उस पर देखेंगे त्रिट अर्थात प्यास, श्लेष्म, श्लेष्म, विष, हिदमा, अस्त्र, पित्त, नूत अर्थात त्रिट अर्थात प्यास को समाप्त करता है, अर्थात प्यास को बुझाता है। श्लेष्म का शमन करता है, विष का नाश करता है, हिदमा अर्थात हिक्का का नाश करता है। जिसको बहुत हिचकी आती है, हिकअप आता है, अगर उसको शहद का सेवन करा जाए तो उसका हिक्का या हिकअप बंद हो जाएगा। साथ ही साथ अस्त्र पित्त, रक्त पित्त का भी शमन करता है, क्योंकि मधुर रस होता है। तो मधुर चीजें जो होती है जब रक्त, तो ये क्या करता है, शरीर से रक्त निकल रहा होता है तो रक्त का स्कंदन कर देता है, अर्थात उसको जमा देता है। उसको देखेंगे मेह। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि डाउट उत्पन्न होता है कि क्या डायबिटीज के पेशेंट को, प्रमेह के पेशेंट को, मेह मतलब प्रमेह के जो रोगी होते हैं, क्या उनको शहद खाना चाहिए? तो आयुर्वेद सीधे कहता है कि नहीं, जो है प्रमेह का जो रोगी है, डायबिटीज का रोगी है, उनको मधु का सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, किस गुण की वजह से करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर लोग पढ़ेंगे। देखेंगे मेह प्रमेह का शमन करता है, अर्थात प्रमेह के रोगियों को दिया जाता है। कुष्ठ जो स्किन डिजीज होती है उसमें भी ये उपयोगी होता है। कृमि, जितने भी कृमि रोग है उसमें भी ये लाभकारी होता है। छर्दी अर्थात जो जिनको वोमिट आता है उनमें भी ये वमन का नाश करता है। श्वास, जो श्वास के रोगी होते हैं, चाहे काश या खांसी के रोगी होता है, हम लोग देखते हैं जिसको खांसी आती है तो उसमें देखते हैं कि कोई चूड़ हम लोग मिलाकर उसको चाटते हैं, तो उससे हम लोग की जो भी खांसी है ये सब खत्म हो जाती है, कोल्ड खत्म हो जाता है और अतिसार को जीतने वाला होता है। तो देखेंगे मेह, कुष्ठ, कृमि, छर्दी, श्वास, काश, अतिसार, जित इनको जीतने वाला या समाप्त करने वाला होता है। उसके बाद देखेंगे व्रण शोधन, व्रण शोधक होता है, व्रण का संधान करने वाला होता है और व्रण को भरने वाला होता है, व्रण रोपण होता है। और साथ ही साथ क्या है, वातल होता है। वातल मीन्स वात को उत्पन्न करने वाला होता है, वात को बढ़ाने वाला होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग मधु। उसको देखेंगे मधु किस कारण से, मधु क्या होता है, रुच्छ, रुच्छम कषाय मधुरम, रुच्छम कषाय मधुरम। तो जो मधु होता है, जो शहद होता है, वो रुच्छ गुण और कषाय गुण की वजह से ही डायबिटीज के पेशेंट में यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मधु का ये गुण, रुच्छ कषाय मधुरम। रुच्छ और कषाय गुण की वजह से ही डायबिटिक के पेशेंट को, डायबिटीज प्रमेह के पेशेंट को यूज किया जाता है, ये मधुर गुण होता है। साथ ही साथ तत्तुल्य मधु शर्करा, ये जो गुण ऊपर बताए गए हैं मधु के, उन्हीं के तुल्य जो होता है मधु शर्करा। मधु शर्करा क्या होती है कि जब हम लोग पुराने शहद को रख देते हैं तो नीचे क्या होता है, चीनी के दाने की तरह, तत्तुल्य मधु शर्करा। शर्करा मीन्स होता है दाना, उस दाने की तरह ही ढेर सारे दाने दाने जम जाते हैं, उसको बोलते हैं मधु शर्करा, अर्थात मधु की शर्कराएं जम जाती है, उसकी गुण भी मधु के समान होते हैं। आइए बात करते हैं मधु के गुण के बाद क्या है कि उष्ण मधु के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने सामान्य मधु के गुण देखा, अर्थात शहद के गुण देखा। अब देखेंगे कि गर्म किए हुए मधु के गुण के बारे में देखेंगे। तो देखेंगे मधु कहाँ कहाँ नहीं देना चाहिए। निर्हंती देखेंगे, उष्णम उष्ण अर्थ उष्णे च युक्तम च उष्ण निहंती तत्, मतलब किनको नहीं देना चाहिए। चाहे उष्णम, उष्णम मतलब होता है गर्म किया हुआ, जैसे कहते हैं ना सामान्यतः जो मधु होती है गर्म नहीं करना चाहिए, शहद को गर्म करके यूज नहीं करना चाहिए। तो उष्ण मधु के गुण की बात किया है, इसका मतलब कि जो गर्म करके मधु का सेवन नहीं करना चाहिए। उष्णम अर्थ उष्णे, तो इसका मतलब जो व्यक्ति धूप में बहुत गर्मी में होते हुए बाहर होके आता है उसको भी मधु का सेवन नहीं कराना चाहिए। पहला पॉइंट दिया है उष्णम, अर्थात कि मधु को गर्म करके नहीं सेवन करना चाहिए। दूसरा है कि जो व्यक्ति धूप से गर्मी से बाहर होके आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी उसको लगी हुई है, उसको भी मधु का सेवन नहीं कराना चाहिए। और साथ ही साथ क्या है, उष्ण, उष्ण उष्ण निहंती, तो उसके साथ है युक्तम उष्ण, अर्थात
बहुत ही गर्म चीजें खाने के बाद भी, बहुत ही उष्ण चीजें खाने के बाद, सेवन करने के बाद भी मधु का सेवन नहीं करना चाहिए। निहंती, और उसको अगर कर लेंगे तो वो निहंती अर्थात उसको मार डालता है, मारक होता है, मृत्यु को उत्पन्न कर देता है अगर ऐसा करते हैं तो। अब उसके बाद देखते हैं कि ये क्या करता है। लेकिन ये तो उसके लिए हो गया, लेकिन कुछ ऐसे यूज होते हैं, देखेंगे प्रच्छर्दने। तो प्रच्छर्दने निरूहे च मधु उष्णम न निवार्यते, अर्थात प्रच्छर्दन का मतलब होता है बमन, प्रच्छर्दन का मतलब होता है बमन, बमन, प्रच्छर्दन का मतलब होता है बमन, निरूह का मतलब होता है निरूह वस्ती, जिसको हम लोग एनल एनिमा बोलते हैं, एनिमा बोलते हैं, तो एनिमा देते हैं ना, एनल एनिमा। तो प्रच्छर्दन अर्थात बमन क्रिया में भी मधु यूज करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उष्ण मधु का सेवन करा सकते हैं, क्योंकि मधु गुण क्या होता है, वो होता है एक तरह से बिना पाक हुए ही शरीर में पहले चला जाता है, उसके बाद शरीर में पाक होता है। तो इसलिए बोला गया प्रच्छर्दन अर्थात बमन जो कर्म कराते हैं पंचकर्म, उसमें आप गर्म मधु दे सकते हैं। साथ ही साथ निरुवस्ती में भी मधु उष्ण उष्ण मधु दे सकते हैं, उस इसको कोई परहेज नहीं है। उसके बाद देंगे ऑल ऑफ द पाकम अश्विन तय तस्मात् निवर्तते, अर्थात ये बोल रहा है कि ये जो हम लोग सेवन करा रहे हैं ऑल ऑफ द पाकम, अर्थात ये हम लोग जब गर्म मधु देते हैं इस क्रिया के लिए, प्रच्छर्दन अर्थात बमन और निरूह के लिए, तो शरीर में पाक होने से पहले ही संपूर्ण शरीर में फैल जाएगा, देन उसका पाक होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं व्यवायी गुण। उसके बाद देखेंगे तैल वर्ग। तैल वर्ग की बात करते हैं तो सामान्यतः हम लोग तैल का प्रयोग खाने में, लगाने में, मतलब स्नेहन कायम करने में तो है। इंटरनल यूज है तो खाने की बात कर रहा है, एक्सटर्नल यूज है तो हम लोग ऑयलिंग है जो हम लोग मॉइस्चराइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो वो भी तैल के ही बाई प्रोडक्ट होते हैं, उसी के थ्रू बनते हैं। कहीं ना कहीं उसमें जो ऑयलिंग होती है वो तैल वर्ग के अंतर्गत ही जो भी सब्सटेंस में होते हैं आते हैं। देखिए पहले सामान्य गुण के बारे में करते हैं, जो सामान्य सभी तैल है उसके बारे में बात करते हैं। तैलम स्वयोनि निवत्तम मुख्यम, जो भी तेल बनते हैं, जैसे सरसों के तेल की बात करते हैं, सरसों के तेल के जो भी गुण होंगे वो सरसों के गुण के ही तुल्य होंगे। जो गुण सरसों के होंगे वही गुण सरसों के तेल के होंगे। जो गुण तिल के होंगे, तिल के बीज जो होते हैं वही गुण उसके तिल के तेल के भी होंगे। तो यही कह रहा है तैलम स्वयोनि निवत्त, तैलम स्वयोनि मतलब जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी के गुण के समान तो होंगे। मुख्यम, उसके बाद तीक्ष्ण, साथ ही साथ क्या होता है, तीक्ष्ण होता है तैल, सामान्य रूप से तैल जो होता है तीक्ष्ण होता है। व्यवायीच, व्यवायीच का मतलब होता है शरीर में पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा, देन उसका पाक हो जाएगा। कोई भी द्रव्य जब हम लोग खाते हैं तो पहले उस पर जठराग्नि की क्रिया होती है, अर्थात उसका पाक होता है, देन वो शरीर में फैल जाता है, मतलब संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। लेकिन व्यवायी गुण ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि सबसे पहले शरीर में व्याप्त हो जाएगा, देन पाक होगा, तो ये होता है व्यवायी। ठीक है, ये तैल का गुण है। ठीक है ना, उसको देखेंगे त्वग दोष कृत चक्षुष्यम सूक्ष्म उष्ण कफ कृत न च, देखेंगे ये नहीं करता है, क्या नहीं करता है, कफ दोष कृत अर्थात त्वचा दोष का को नहीं करता है, कफ दोष कृत न, ठीक है ना, अर्थात त्वचा दोष को, त्वचा में दोष उत्पन्न नहीं करता है। और चक्षुष्य अर्थात चक्षुष्य मीन्स अचक्षुष, यहाँ देखेंगे अचक्षुष अर्थात नेत्रों के लिए अहितकारी नहीं होता है, इसका मतलब नेत्रों के लिए हितकारी होता है। सूक्ष्म होता है, उष्ण होता है, गर्म होता है, और कफकृत और कफ को बढ़ाने वाला नहीं होता है। ये न याद रखिएगा, ये न इस पे सब पे लग जाएगा एक एक करके। उसके बाद देखेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये लाइन, कृषा नाम वृहणायाल स्थूला नाम कषणाय च, अर्थात जो कृष व्यक्तियों को वृहण करना करता है और स्थूल व्यक्तियों अर्थात मोटे तगड़े व्यक्तियों को पतला दुबला कर्षणाय च करता है। अर्थात जिस व्यक्ति जो दुबले पतले लोग हैं, कृष व्यक्ति है, उनको मोटा होना है तो स्नेह का प्रयोग करे, तेल वर्ग का प्रयोग करे। तेल वर्ग ऐसा होता है कि पतले व्यक्तियों को मोटा और मोटे व्यक्तियों को पतला करता है। उसके बाद देखेंगे बद्ध विट जो बधे हुए मलमूत्र होता है उसको क्या करता है, एक तरह से मलमूत्र को बांधता है। ठीक है, कृमिघ्न, कृमिघ्न अर्थात कृमियों का नाश करने वाला होता है। और संस्कारवत सर्व रोग जित,
संस्कार गुण की वजह से सभी रोगों को जित अर्थात हरने वाला होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग तैल वर्ग में हम लोग देखते हैं कि एरंड तैल की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो बात की गई थी, यहाँ तिल तैल सबसे श्रेष्ठ तैल होता है। तो तिल तैल सबसे श्रेष्ठ तैल होता है। उसके बाद हम लोग देखा कि ये तिल तैल के गुण या उससे संबंधित गुणों की बात की गई थी। यहाँ देखेंगे एरंड तैल, एरंड तैल जिसको हम लोग रेड़ी का तेल भी बोलते हैं, देखते हैं कि उसके बीज से तेल निकाला जाता है। तो सौतिक्त उष्ण एरंडम तैलम स्वादु सरम गुरु, जो एरंड तैल इसको हम लोग इसका दूसरा पर्याय पंचांगुल है। उसका जो पत्ता होता है तो हम लोग कैसे बनाते थे, तो इस तरह से हम लोग बनाते थे। अगर इसको हम लोग बनाना हो तो एरंड का पत्ता कुछ इस तरह से बनता था, हम लोगों ने बचपन में इस तरह से बनाया था। तो देखेंगे ये इस तरह से रेड का पत्ता होता है। तो इसको लोग पंचांगुल पर्याय, 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां जिस तरह छाप पड़ती है उसको बोलते हैं पंचांगुल। एरंड को पंचांगुल भी बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ बोला गया सतिक्त, तिक्त रस वाला होता है, उष्ण होता है। एरंडम, एरंड जो होता है इनका तेल तिक्त और उष्ण होता है। स्वादु अर्थात मधुर रस वाला होता है। सर अर्थात रेचक गुण होता है और गुरु होता है। उसके बाद देखेंगे वर्धम, वर्ध मतलब होता है हर्निया, हर्निया है, गुल्म है, वात है, कफ है, उदर रोग है, विष है और ज्वर रोग को नाश करने वाला होता है। उसको देखेंगे रुक शोफेच, कहाँ का रुक मतलब वेदना, शोफ मतलब स्वेलिंग को एक तरह से शांत करता है, खत्म करता है। कटी गुह्य कोष्ठ पृष्ठ, कटी गुह्य कोष्ठ और पृष्ठ के जो भी वेदना होती है अर्थात दर्द होता है, शोप होता है, स्वेलिंग होता है, उसको समाप्त करता है। अब बात करते हैं हम लोग सरसों के तेल के गुण, जो सामान्यतः हम लोग दिनचर्या में हम लोग खाते पीते हैं। आज के समय में तिल तेल किसके पास है, लेकिन हम लोग जहां देखते हैं सरसों का तेल इजिली मिल जाता है। सरसों के खेत लहलहा रहे इस समय आपके। तो यहाँ पर देखेंगे सरसों का तेल जो कि कटु उष्ण, कटु होता है, कड़वा तेल कहते हैं ना, सरसों का तेल कड़वा तेल या सिंपली कहते हैं कड़ुआ तेल। तो कटु कहीं ना कहीं इस कटु रस की होने की वजह से उसको हम लोग कड़ुआ तेल बोलते हैं। कटु और उष्ण तो होता ही होता है। देखेंगे ठंडियों में खूब ही मालिश होती है, जैसे शरीर में वो गर्मी आती है, उष्णता आती है। सासपम, सरसप जो होता है कटु रस होता है, उष्ण गुड़ वाला होता है। तीक्ष्ण होता है, देखते हैं तो नाक में डाले तो बहुत छींक छींक बंद हो जाती है, सब सिस्टम बंद हो जाता है। कफ शुक्र अनिलापहम, कफ और शुक्र और वात का नाश करने वाला होता है। सरसों का तेल इतना अच्छा नहीं होता, सबसे बेस्ट तेल क्या होता है, तिल तेल होता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि तिल तेल मिलता नहीं है, वरना खाने पीने हर एक चीज में आप मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तिल का तेल श्रेष्ठ होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर अब बहुतायत मात्रा में सरसों का तेल है, इसलिए सरसों का यूज किया जाता है। उसके बाद देखेंगे लघु होता है पित्त असिककृत, रक्त पित्त को करने वाला होता है, रक्त पित्त को बढ़ाने वाला। तो कोठ कुष्ठ अर्श व्रण जंतु, जंतु रोग को नाश करने वाला होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग लास्ट में कि नीम के तेल, जो नींब का तेल होता है जिसके मार्गो साबुन की बात करते हैं। तो मार्गो साबुन में जो होता है नीम, नीम होता है जिसको हम लोग नीम बोलते हैं, निम्ब होते हैं, उसके तेल की बात कर रहे हैं। तो उसके प्रोडक्ट यूज करते हैं हम लोग। बचपन में फोड़े फुंसी होते थे, उसमें कहाँ एंटीबायोटिक ये सब चीजें यूज करते थे। उस समय क्या होता था कि जो नींब की जो लकड़ी होती थी उसको पत्थर पर रगड़ के जो फोड़े फुंसी या घाव पर लगा देते थे, तो कहते ना कि ये बेटाडीन का काम करता था, कोई सब इन्फेक्शन खत्म हो जाता, जल्दी जल्दी घाव भर जाता था। देखेंगे नीम का तेल न अति उष्णम, अर्थात बहुत ज्यादा उष्ण नहीं है, हल्का सा उष्ण होता है। न अति उष्ण मीन्स बहुत ज्यादा उष्ण नहीं है, अर्थात उष्ण होता है। निम्बज, निम्बज जो होता है न अति उष्णम। तिक्त, तिक्त तो रस होता ही होता है। और कृमि कुष्ठ कफ प्रदूत, कृमि रोग, कुष्ठ रोग, कफ रोग को शमन करता है। उसके बाद देखेंगे अलसी और कुसुम तेल के गुण के बारे में बात कर रहे हैं। तो अलसी और कुसुम तेल, जो कुसुम तेल होता है सभी तेलों में सबसे खराब तेल कुसुम तेल होता है, चरक ने बोला है।
गुड़ों में तेल के गुड़ों की बात करें तो सबसे श्रेष्ठ जो गुड़ होता है तिल के होते हैं। सबसे निकृष्ट अर्थात सबसे खराब जो तेलों में होता है, सबसे कम गुड़ वाला होता है, वो कुसुम तेल होता है। वो बोला गया चरक ने सर्व दोष कृत अर्थात सभी दोष अर्थात वात पित्त कफ को प्रकोपित करने वाला होता है, बढ़ाने वाला होता है। देखेंगे अलसी और कुसुम दोनों अलग अलग, दोनों के गुण अलग एक साथ दे दिया। उमा, उमा मीन्स होता है अलसी, कुसुम तो है ही। उष्ण दो, ये दोनों क्या होते हैं? उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं। त्वग दोष कफ पित्त कृत, त्वचा दोष, कफ दोष, पित्त दोष को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट किया। अब इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर हम लोग कुछ समय बाद बनाएंगे, तो उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।